चलिए दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं 6 मार्च 2020 का आपका एसएससी सीजीएल का पेपर इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है, शिफ्ट थर्ड का आपका प्रश्न पत्र है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आपको इनडायरेक्ट नरेशन सिलेक्ट करना है। देखो क्या लिखा हुआ, शी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन समर वेकेशन। तो ये आपका जो है डायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में है। और आप देखो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म में है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो है ये आपका डायरेक्ट नरेशन है और ये हमारा जो है इनडायरेक्ट नरेशन है। दोस्तों याद रखो, इनडायरेक्ट नरेशन में अगर कोई पास्ट टेंस में है, ठीक है ना, तो इधर ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। किस में बन जाएगा आपका, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, शी सेड, तो सेड जो है उसके बदले आपका सेड का सेड भी हो सकता है, सीधा सेड के बाद सीधा दैट, ये बराबर है वी का ये चेंज हो जाएगा दे, है ना, दे। और हैड विजिटेड क्या हो जाएगा, हैड विजिटेड, दे हैड विजिटेड कहा, उत्तराखंड, कैसे, इन समर वेकेशंस, ठीक है। तो दे हैड विजिटेड, तो विल आपका ये यहाँ पर रॉन्ग, ये नहीं आएगा, ठीक है। हैड विजिटेड बराबर उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, तो ये हमारा जो है बी वाला बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे क्या है, दैट दे हैव नहीं आने वाला, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या है, दैट वी नहीं होगा, वी का क्या है, वी का आपका चेंज हो जाएगा दे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सही है बी वाला। शी सेड दैट, उसने कहा कि दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन समर वेकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका रीअरेंज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, रीअरेंज का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको जो है स्टार्टर देखना है। क्या देखना है, स्टार्टर हमको ढूंढना है। स्टार्टर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसके अलावा आप इसको पेयरिंग भी बना सकते हो। चलिए, तो पेयरिंग क्या होगा, देखो, इट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट। तो दोस्तों इट है, ये इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है। क्या है, इट हमारा प्रोनाउन है। तो मतलब इट हमारा जो है, इट से हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इट हमारा प्रोनाउन है। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, देखो, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टूवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। देखो इसमें किसकी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की, ठीक है, तकनीक की बात हो रही है। और ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब बी हमारा जो है स्टार्टर हो सकता है, बी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दस इट इज, दस आया, इससे सी से स्टार्ट नहीं होगा। चलिए, हाउएवर आया, देखो हाउएवर इट कैन नॉट। तो दोस्तों याद रखना, ये आपका दस हो गया, हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया। कोई भी इस प्रकार का आपका कंजंक्शन या कोई प्रोनाउन होता है तो हम लोग उसको स्टार्टर नहीं बनाते, मतलब डी से भी आपकी स्टार्टिंग नहीं होगा, मतलब बी स्टार्टर हमारा हो गया। अब हम पेयरिंग करते हैं, या तो बी ए होगा या फिर बी सी होगा या बी ए होगा। चलिए, बी और सी का हो रहा है क्या, देखो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत दिन ब दिन जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और वो कंट्रीब्यूट करती है बहुत ज़्यादा, किसमें, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पे देखो 10 आ गया, 10 मतलब पूरी तरीके से एक कंक्लूड कर दिया, क्या कर दिया, कंक्लूजन कर दिया, एंडिंग कर दिया। दस इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लर्नर को वो समझाए, टू मेक अंडरस्टैंड दैट देयर एम इज टू मास्टर द लैंग्वेज, लैंग्वेज को मास्टर करना है, नॉट द टेक्नोलॉजी। तो ये तो आपका जो है एंडिंग का लाइन लग रहा है दोस्तों, भाई पूरा का पूरा कंक्लूजन हो गया ना, एंड का लाइन लग रहा है ना। तो बी और सी की आपकी पेयरिंग जो है, बी और सी की आपकी पेयरिंग नहीं बन रही है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। और ये सी हमारा एंड में आ रहा है, मतलब डी हमारा जो है राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है ना, डी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया। देखो आप, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी से फास्ट ग्रो कर रही है और वो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके आगे ए पॉइंट देखो, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड अदर स्किल्स एंड इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग के लिए ये बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट माना गया है। उसके बाद देखो, हाउएवर इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर
द कन्वेंशनल मेथड, एक कन्वेंशनल मेथड का ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग, जिस प्रकार की टीचिंग जो स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में होती है, जहां पर टीचर जो है सामने खड़े होकर बच्चों को समझाती है, उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो जिस प्रकार से अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आपको आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, तो वो अगर मैं फेस टू फेस आपके सामने आके आपको समझाऊं तो ये चीज उसका सब्स्टिट्यूट तो कभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। बट एक ऑल्टरनेटिव जरूर है, ठीक। तो ये हमारा जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है। देखो क्या लिखा है, द रैकलेस यंग मैन वाज डैश फॉर द डेट एनकर्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये जो रैकलेस यंग मैन है, रैकलेस का मतलब होता है जो बिना किसी काम का, या गरीब, गरीब जिसको बोल सकते हैं पुअर, ठीक है। जो पुअर यंग मैन है वॉस क्या है, डैश फॉर द डेट, जो कर्जा है इनकर्ड बाय हिम, उस पे उससे जो खर्च किया गया वो कर्जा उसको क्या करना पड़ा, लायबल, है ना। लायबल मतलब पेएबल, उसको पे करना पड़ा, है ना। और उसको आप बोल सकते हो कि लीगली पेएबल, लीगली पेएबल मतलब लीगली उसको ये भार उठाना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, है ना, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद। सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब जिस पर शक किया जाए, शक करने योग्य, ठीक है, करने योग्य। और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना। सस्पिशियस मतलब डाउटफुल, ठीक है ना। क्या होगा, वो डाउटफुल हो जाएगा आपका। ऑडेशियस जो वर्ड है, ठीक है ना, ऑडेशियस का मतलब हम लोग देखते हैं, ऑडेशियस का मतलब होता है अ बोल्ड, इंट्रेपिड, है ना, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, हाँ, रिस्क टेकर, रिस्क टेकर ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। रिस्क जो टेक ले सकता है उसकी बात हो रही है। तो हमारा लायबल यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमको चेक करना है। इसकी स्पेलिंग रॉन्ग, क्या गलती, AGGRE, है ना, एग्रेशन, SSION, ये इसकी स्पेलिंग। टेम्परेचर की स्पेलिंग रॉन्ग, TEMPERATURE, टेम्परेचर। मिलेनियर की स्पेलिंग रॉन्ग, MILLIONAIRE, मिलेनियर। और कैटलॉग की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट, है ना। अ लिस्ट ऑफ समथिंग, क्या होता है कैटलॉग, किसी चीज की लिस्ट, लिस्ट ऑफ समथिंग, है ना। एक लिस्ट होती है ना, उसको कैटलॉग बोलते हैं। एग्रेशन मतलब गुस्सा, है ना। एंगर, एग्रेशन मतलब एंगर या गुस्सा, ठीक। कैटलॉग हो गया। मिलेनियर, लखपति जो होता है वो मिलेनियर। टेम्परेचर आपको पता है, तापमान, ठीक। तो इसमें हमारा जो रॉन्ग स्पेलिंग का जो है वो कौन सा है, राइट स्पेलिंग का हमारा जो आंसर है वो ये वाला है, डी वाला, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको इसमें देखना है। क्या लिखा है, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, जिसकी बहुत बढ़िया एक स्टाइल है, जो स्टाइलिश पर्सन होता है, जो सबको अट्रैक्ट करता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लैम्बायोंड। क्या कहा जाता है उस पर्सन को, फ्लैम्बायोंड, उस पर्सन को कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो वर्ड है वेगाबाउंड, अ पर्सन हु वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, जिसका कोई घर नहीं, होमलेस पर्सन, अ होमलेस पर्सन, है ना, जो ऐसा पर्सन जिसका कोई घर नहीं और जो इधर से उधर भटकता रहता है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस से जो भटकता रहता है, उसको बोलते हैं वेगाबाउंड। ये होता है अ प्रोफेशनल, जो घुड़सवार जो होता है, घोड़ा जो चलाता है, अ प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर जो घुड़सवार जो होता है, घोड़े की सवारी करता है प्रोफेशनली, जो गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता है, जो घोड़ों की दौड़ जो होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं। ग्लटन जो है पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है ना, उसको ग्लटन बोलते हैं। अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा खाना खाता है,
इस प्रकार के जो पर्सन है उसको बोलते हैं, ये आपका नाउन है। फ्लैम्बायंट जो है आपका एक एडजेक्टिव है, जॉकी आपका नाउन है, वेगाबोंड जो है वो भी आपका एक होमलेस पर्सन होता है, ये भी आपका एक नाउन है, ठीक है। फ्लैम्बायंट जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखो, इसके अंदर हमको यहाँ पे कुछ एरर देखना है, इसके अंदर एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर लगाना है, ठीक। चलिए क्या लिखा है, इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स he would not be promoted to the next class, he would not be promoted to the next class। दोस्तों यहाँ पे हमारे दो सेंटेंस है ना, एक यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है और दूसरा यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर सेंटेंस है, ठीक है ना। अब आप एक चीज ध्यान रखो, ये हमारा जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ से लेके सब्जेक्ट तक। ये कौन सा सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इफ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, इफ से हुआ है तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस इसको बोलो या फिर इसको क्लॉज बोलो, कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है ना। ये कंडीशनल क्लॉज है, तो दूसरा जो क्लॉज है वो कौन सा है, हमारा मेन क्लॉज है, ठीक है ना, मेन क्लॉज है, ये याद रखना दोस्तों। दूसरा वाला जो क्लॉज है वो आपका क्या है, मेन क्लॉज है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, कंडीशनल जो क्लॉज होता है या सेंटेंस होता है वो हमेशा आपका सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस होता है या फिर प्रेजेंट, है ना, वो एक ही बात है। सिंपल सेंटेंस बोलो या फिर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोलो, ठीक है, उसके फॉर्म में होता है। और ये जो मेन क्लॉज होता है, मतलब ये जो सेकंड वाला जो होता है ना, ये आपका हमेशा याद रखना दोस्तों, ये हमेशा आपका किस फॉर्म में होता है, किस टेंस में होता है, सिंपल फ्यूचर में होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये आपका किस में होता है, सिंपल फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पे जो है वुड नहीं आने वाला है, आपका सिंपल क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। तो ये हमारा ए वाला बिल्कुल राइट हो गया, ही विल नॉट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये हमारा जो है क्लोज टेस्ट के आपके क्वेश्चंस है ना, क्लोज टेस्ट के इसके क्वेश्चंस इसको बोला जाता है ना। इसको पूरा पढ़ो एक बार, किसकी बात हो रही है, देखो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, प्रदूषण की बात हो रही है ना। एक ये पूरी तरीके से ग्लोबल वैश्विक ये एक आपदा है, प्रॉब्लम है, और उसके साथ डैश थ्रेट है किसको, ह्यूमन के सर्वाइवल को, उनको जीवित रहने में एक तरह से एक डर है, थ्रेट है। द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट, इसकी जो कॉजेज है, इस पोल्यूशन के जो कारण है वो क्या है, क्वाइट डैश है, सच एज, है ना। क्या क्या है इसके, देखो कॉजेज की बात हो रही, कौन कौन से कॉज है, जैसे कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी जो होता है उसमें जो गंदगी वगैरह मिक्स हो जाती है, केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह उसमें एडअप हो जाते हैं, वो कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों का काटना, फॉरेस्ट वगैरह का काटना, इमिशन, है ना, जिसको उत्सर्जन बोलते हैं, किसका, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उनका उत्सर्जन, ये सारे कुछ रीजन है पोल्यूशन के। आगे चलते हैं, ड्यू टू डैश फैक्टर, है ना, ये सब फैक्टर इसी तरीके की बात हो रही। इन कारणों से ये जो फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स की जितनी भी वेराइटीज है वो, और फोना मतलब एनिमल्स की जो वेराइटीज है वो, ये क्या है, आर एडवर्सली इफेक्ट, बहुत बुरी तरीके से इनके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। आगे, एन अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अवेयरनेस, जो प्रबंधन या जो उसको संभालने के जो तरीके हैं, इज एवरीबडीज डैश, हर एक की वो डैश है, ड्यूटी है, एंड वी शुड कलेक्टिवली, अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन हो रहा है, हम सबको क्या करना चाहिए वो बताया जा रहा है, कम फॉरवर्ड, हम सबको एक साथ आगे आना चाहिए, है ना, फॉर दिस नोबल कैंपेन, इस कैंपेन में आगे आना चाहिए। और सरकार जो है, गवर्नमेंट इज टेकिंग, वो भी ले रही है क्या, एक स्ट्रॉन्ग डैश ले रही है, क्यों, टू चेक मैनेज ऑफ पोल्यूशन, कि ये पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए, ठीक। मतलब हमने इसको पूरा एक पैराग्राफ को पढ़ा, हमको एक इसमें एक रफ आइडिया मिला, ये हमको इसके अंदर एक आइडिया मिला कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात हो रही है, पोल्यूशन के कैसे कैसे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कैसे उससे हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है और कैसे उससे बचना है, उस ओवरऑल एक हमको
एक रफ आइडिया लग गया कि इसके अंदर क्या है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके एक एक एरर पर फोकस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये क्या है, ये एक तरह से आपका एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरा एक वैश्विक ये आपदा है। एंड डैश देखो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया हिंट हमको पता चल गई। क्या, देखो ये इसको देखो, यहाँ क्या लिखा है, अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है अ ग्लोबल प्रॉब्लम, उसके बाद एंड लगा है और उसके बाद थ्रेट है ना, एक थ्रेट की बात हो रही है। तो ये भी आपका नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और ये आपका कैसा है, अ सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, सम या द या एन या अ। तो इसमें एक आर्टिकल की बात हो रही, तो क्या आएगा, अ आएगा। क्यों, क्योंकि एंड का रूल ही यही होता है, एंड के जो सेंस, जो पार्ट ऑफ स्पीच इधर लगेगा वही पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अ थ्रेट, एक तरह से एक डर है, एक खतरा है, एक चुनौती है, किसको, ह्यूमन सर्वाइवल को। ठीक, आगे देखते हैं। द कॉज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश, है ना, इसके जो कारण है, इस पोल्यूशन के जो कारण है वो क्वाइट क्या है, डैश, सच एज कंटेमिनेशन, है ना, या फिर ये सारे उसके कारण है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, क्वाइट। ये क्वाइट दोस्तों आपका एडवर्ब है। क्वाइट क्या है, आपका एडवर्ब है। इसका क्या मतलब है, इसके जस्ट बाद जो है आर क्वाइट डैश, या तो कोई नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव, नहीं वर्ब आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लेंटी जो है वो भी वर्ब है, न्यूमरस आपका वर्ब है, ये इनफ जो है ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, और ये भी हमारा जो है मैनी जो है वो भी हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट क्या हो जाएगा, क्वाइट न्यूमरस। ठीक है, क्वाइट न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है काफी सारे, है ना, काफी सारे, है ना। क्वाइट इनफ मतलब सफिशिएंट, यहाँ पे इनफ का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। इनफ मतलब काफी या सफिशिएंट, उस सेंस में आ जाएगा। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, लेकिन मैनी जो है वो आपका यहाँ पे एक तरह से मैनी जो है हमारा एक डिटरमाइनर हो गया, है ना। मैनी हमारा जो है एक डिटरमाइनर हो गया। तो यहाँ पे जो सही हमारा वर्ड है वो क्या आ रहा है, न्यूमरस। की ये जो कॉजेज हैं किसके, इस पोल्यूशन के जो कॉजेज हैं वो क्वाइट न्यूमरस हैं, और फिर वो बताया जा रहा है कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर है ना, उसके अलावा कटिंग ऑफ ट्रीज है या फॉरेस्ट है, या इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस है, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। आगे देखो, ड्यू टू डैश फैक्टर्स। तो अब देखो एक से ज्यादा फैक्टर है ना, ये देखो ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, तो जाहिर सी बात है ये सब। तो इसके लिए कौन सा आपको सही डिटरमाइनर आपका लगने वाला है, दीज, सॉरी क्या लग जाएगा, दीज, ये आपका प्लूरल ऑफ दिस होता है ना, ये सारे फैक्टर। ठीक है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ड्यू टू दीज फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं। आगे द फ्लोरा और फोना, जो फ्लोरा फोना है वो बहुत ही नेगेटिवली इफेक्टेड हो रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, बुरी तरह से उन पे असर पड़ रहा है। एंड एक अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट, इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अवेयरनेस है वो एवरीबडीज क्या है, हर एक की क्या है, डैश ड्यूटी है। कोई एडजेक्टिव आने वाला है, एवरीबडीज क्या है, डैश ड्यूटी है, तो वो एक आपकी मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, क्या है, एक एथिकल ड्यूटी है, एक वैल्यू वाली ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है, एक मॉरल ड्यूटी है सबकी, एक वैल्यू बेस्ड एक हमारी ड्यूटी है। ठीक है, डब्ल्यूएस का मतलब होता है फेक, है ना, एक फेक के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, वो नहीं होगा। अर्जेंट मतलब त्वरित एकदम, है ना, त्वरित का जो सेंस है वो भी आपका इधर यहाँ पर मीनिंग में जो है फिट नहीं हो रहा है ना। डब्ल्यूएस का मतलब होता है डाउटफुल या फेक, जैसे मैंने बनाया। पायस का मतलब होता है रेवरेंट या रिलीजियस, है ना, रिलीजियस।
रिलीजियस या रेवरेंट, है ना, तो ये सेंस नहीं आ रहा है हमारा। एथिकल या मॉरल जो ड्यूटी है वो एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फेयर या ऑनेस्ट के सेंस में बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, तो एवरीवन्स डैश ड्यूटी वी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कैंपेन। ये जो नोबल कैंपेन है इसमें हमको आगे आना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग क्या ले रही है, डैश ले रही है, तो सीधी सी बात है डैश एक्ट मेजर्स ले रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या ले रही है गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग मेजर्स, कुछ एक्शंस ले रही है ना, कुछ स्टेप्स ले रही है ना, कुछ स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिया जा रहा है। एंटाइसमेंट का मतलब होता है ल्योर या टेम्पटेशन, है ना, या अट्रैक्शन, है ना। एंटाइसमेंट का मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ल्योर या टेम्पटेशन, ठीक है। टेम्पटेशन ये इसका सेंस हो रहा है। अटेम्प्ट का मतलब होता है कुछ ट्रायल्स या कोशिशें, है ना, ट्रायल्स, ये सेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डी वाला राइट आंसर है। आगे देखते हैं, है ना, ये हमारा फिनिश हो गया टू चेक द मेनेस ऑफ पॉल्यूशन। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो है एरर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना दोस्तों। एरर का क्वेश्चन है इसमें, ऑल employees of the national sugar factory differ from their boss on the medical and pension policy। चलिए, तो क्या यहाँ पर all एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री, किसकी बात हो रही, सभी एम्प्लॉइज की। कहाँ के हैं ये सारे एम्प्लॉइज, नेशनल शुगर फैक्ट्री की। ये डिफर करते हैं, डिफर करते हैं मतलब ये अगेंस्ट है या उसके उनसे खिलाफ है। किसके खिलाफ है, फ्रॉम देयर, है ना, उनसे फ्रॉम देयर। तो ये फ्रॉम प्रीपोजिशन आपका रॉन्ग हो गया, इसके बदले क्या आएगा, विथ। ये क्या रखते हैं, उनसे डिफर रखते हैं, मतलब उनसे थॉट में अपोजिट है, उनके थॉट्स के खिलाफ है, या जो उनके मैनेजर्स या उनके बॉसेस हैं उनके अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट ये उनकी खुद की थॉट्स हैं, खुद की थिंकिंग है। तो यहाँ पे डिफर फ्रॉम आपका रॉन्ग हो गया, डिफर विथ जो है राइट हो जाएगा, और एरर हमारा जो है ए में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। चलिए वापस, ये हमारा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, और इसमें हमको स्टार्टर देखो, सबसे पहले बताओ किससे स्टार्टिंग होगी। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट वॉज एन ऑनर, ये एक ऑनर की बात है, एज वेल एज, और क्या है, एक रिलीफ की बात है, टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड, है ना। ये जो है एक ऑनर और एक रिलीज है, किसके लिए, उस डिसीज फैमिली के लिए, उस जो पीड़ित जो परिवार है उसके लिए। तो क्या है, इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब ए से हमारा स्टार्ट नहीं होगा तो नहीं है। चलिए, B, the district collector announced a gallantry award and financial aid for his family। देखो his आ गया, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं इन्होंने एक अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, एक गैलेंट्री अवार्ड और उसके साथ में एक फाइनेंशियल हेल्प, मतलब कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा वगैरह देना उन्होंने अनाउंस किया फॉर उसकी फैमिली, हिज फैमिली। अब हिज फैमिली मतलब किसकी फैमिली, इसका क्या मतलब है कि इसके पहले कुछ ना कुछ सेंटेंस आया होगा तभी हिज फैमिली है, तो उसकी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया होगा, कोई पर्सन की यहाँ पर बात की होगी, है ना। इसका मतलब है कि बी हमारा स्टार्टर नहीं है दोस्तों। बी अगर स्टार्टर नहीं है तो बी को आप बिल्कुल कट कर दो। अब देखते हैं, दोनों में सी है, मतलब सी आपका स्टार्टर है। देखते हैं, अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक सिपाही की बात हो रही है जिसकी मृत्यु हो गई। कैसे, लड़ते हुए, कहाँ पर, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उसकी फाइट, उसकी डेथ हो गई, मतलब सी हमारा स्टार्टर है। अब देखते हैं कि सी के बाद क्या होगा। सी के बाद आपका डी आने वाला है या फिर बी आने वाला है, देखते हैं। देखो, अ सोल्जर डाइड इन दी बैटलफील्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोला जा रहा था, मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिस्बर्स्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, कि जो पैसा है वो डिस्बर्स किया गया, निकाला गया किसमें से, या दिया गया किसमें से, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। तो यहाँ सोल्जर की बात हो रही है, यहाँ मनी की बात हो रही है, तो दोनों का लिंकअप नहीं हो रहा है ना। तो सी डी का पेयरिंग नहीं बन रहा है, सी और डी का पेयरिंग नहीं बन रहा है। देखते हैं सी बी का पेयरिंग बन रहा है क्या। सोल्जर जो है वो डाइड, उसकी डेथ हो गई,
फाइटिंग इन द बैटलफील्ड। आगे बी देखो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड अ गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस सोल्जर की डेथ हुई और फिर जो कलेक्टर है उन्होंने उसके लिए, किसके लिए, इस कौन है ये, सोल्जर की फैमिली के लिए, सोल्जर की, एक्सक्यूज मी, सोल्जर की फैमिली के लिए उसने, कलेक्टर ने एक गैलेंट्री अवार्ड और कुछ फाइनेंशियली हेल्प के लिए अनाउंसमेंट की। इसका मतलब सीबी का आपका पेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब बी वाला हमारा राइट है। ठीक है, उसके आगे देखो उन्होंने एक फैमिली के लिए प्राइस किया। फिर डी वाला देखो, मनी, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल एड की बात हो रही है और इधर वापस से मनी हो गया, तो बिल्कुल ये आपका बी और डी, ठीक है ना, इसका भी पेयरिंग हो रहा है। बीडी का बिल्कुल पेयरिंग हो रहा है कि मनी जो है वो डिसबर्स किया गया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से, और उसके बाद देखो इट वाज एन ऑनर एज वेल एज रिलीफ, एक तरह से ऑनर भी है और एक तरह से रिलीफ भी है उनकी फैमिली के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजियस एंड इज कंसीडर्ड टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड। देखो ये इस्लाम जो धर्म है उसमें किसको, जो प्रोफेट होते हैं उनको मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता है ना, जो प्रीच करते हैं। तो ये बिल्कुल इसका जो आंसर है वो प्रोफेट हो जाएगा। वॉलेंटियर तो वो होता है अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट एनी पे, है ना, जो बिना पे के, बिना किसी चार्ज के। अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट एनी पे, है ना, जो किसी बिना पे के काम करता है वो वॉलंटियर होता है। और स्कॉलर जो है वो लर्नेड पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, उसको स्कॉलर बोलते हैं। और एथिस्ट जो होता है पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता उसको एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, हमको इसका सिनोनिम चाहिए। जुवेनाइल जो है, ये जुवेनाइल कोर्ट आपने सुना होगा, है ना, यंग चाइल्ड, यंग या फिर चाइल्ड, है ना, उसके सेंस तो चाइल्डिश आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यंग या चाइल्ड या जो भी है, चाइल्डिश चिल्ड्रन के सेंस से यहाँ पर बात होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनसेन का मतलब होता है पागल, मेंटली इल, क्रेजी, मेंटली इल या फिर क्रेजी। ठीक है, क्रेजी। और मैच्योर का आपको पता ही है, समझदार व्यक्ति। ठीक है, एक एडल्ट जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, वाइज का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए चाइल्डिश जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखो, एरर का आपका क्वेश्चन है, यहां से शुरू करना है। देखो, नो सूनर द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन बॉम्ब एक्सप्लोडेड, कि जैसे ही, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही चीफ मिनिस्टर स्टेप इन मतलब अंदर गए और बॉम्ब जो है वो फट गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक रूल ऑफ इन्वर्जन होता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, एक तो आपका हार्डली, ठीक है, या फिर नो सूनर, है ना, नो सूनर के लिए होता है। और इसमें हाँ हार्डली के साथ, हाँ हार्डली का होता है और नो सूनर का होता है। ठीक है, तो नो सूनर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नो सूनर की अगर दोनों के बाद जो है क्या आता है, सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है और उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बिल्कुल इसी तरीके से। और आगे अगर हम बात करें तो नो सूनर जो है, ठीक है, नो सूनर के बाद जो है देन आता है।
ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। और हार्डली जो है उसके बाद व्हेन आता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो नो सूनर के बाद देन आता है, हार्डली के बाद व्हेन आता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है। तो चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, देखो ये सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, डिड आ जाएगा। तो नो सूनर डिड हमारा आ जाएगा, ठीक है। नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, मतलब हमारा ये वाला सही है, ठीक। डिड आ गया ना यहाँ पर, हैड नहीं आएगा, ठीक है, पास्ट टेंस नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, कौन सा आएगा, डिड आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म चल रहा है, इसलिए वहां पर भी हमारा सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। V2 में डिड द चीफ मिनिस्टर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो स्ट्रिंजेंट, इसका हमको जो है एक हाँ स्ट्रिंजेंट जो है इसका अपोजिट चाहिए। इसका मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, है ना, या फिर बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा हार्ड आप बोल सकते हो। स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट हो गया, हार्ड हो गया, या डिसिप्लिन्ड हो गया, ठीक है, डिसिप्लिन्ड हो गया। तो इसका अपोजिट हमको चाहिए, तो अपोजिट इसका क्या है, लीनियंट, है ना, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लीनियंट, रिलैक्स्ड, इसका मीनिंग है रिलैक्स्ड, है ना। और इसके क्या हो सकते हैं, तो लीनियंट के और हैं जैसे स्ट्रिक्ट, मर्सीफुल या क्लेमेंट, मर्सीफुल या क्लेमेंट, ठीक है। ये इसके और भी कुछ वर्ड्स हैं सिनोनिम। उसके अलावा जो है स्ट्रिंजेंट जो वर्ड है उसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, है ना, एक्सपेक्टेड, ये हमने देख ही लिया, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 18 वाला क्वेश्चन। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हमको देखना है इसका, टू पैडल वंस ओन कैनोई, है ना। तो भाई अपनी चक्की खुद पीसना, जिसको बोलते हैं ना कि अपना कार्य खुद ही करना, है ना। तो इसका जो है सीधा सीधा मीनिंग निकल के आता है डिपेंड ऑन वन सेल्फ, स्वयं पर निर्भर होना, किसी और पर नहीं देखना, ठीक है। बिल्कुल आपको इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। एक इसका सीधा सीधा मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। टू पैडल ऑन वंस कैनोई का मतलब है टू डिपेंड ऑन वन सेल्फ। नेक्स्ट आप देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, देखो क्या लिखा था, अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट डैश देयर टीचर। देखो अनरूली बिहेवियर मतलब बैड बिहेवियर, कोई नेगेटिव बिहेवियर होगा तो जाहिर सी बात है टीचर को खुश तो करेगा नहीं, टीचर को गुस्सा ही दिलाएगा, कोई ना कोई नेगेटिव सेंस का ही होगा, ठीक है। तो ये इरिटेट जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है। कंफर्ट, ये आपका कंफर्ट में डालना, आराम की स्थिति में डालना, ये आपका शांत करना, ठीक है। शांत करना आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। प्लीज्ड, खुश करना, है ना, खुश करना, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। तो आपका इरिटेटेड जो है वो सही हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट करना, इरिटेट करना, एंगर करना, फ्रस्ट्रेट करना, परेशान करना, है ना। तो ये आपका इरिटेट जो है बिल्कुल नेगेटिव सेंस में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू जो है इसका मतलब होता है बैड लुकिंग, बैड लुकिंग, बहुत बुरा दिखने वाला, है ना, बहुत ही मॉन्स्ट्रस, एकदम शैतान की तरह दिखने वाला, एकदम अगली भद्दा सा दिखने वाला। तो इसका जो अपोज एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला, खूबसूरत दिखने वाला, ब्यूटीफुल दिखने वाला, वो आपका हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है ना दोस्तों। अपोजिट इसका वो हो गया। चलिए ये ग्रॉस्टिस क्लियर हुआ, बहुत ही डिस्टॉर्टेड, मॉन्स्ट्रस, बेकार सा दिखने वाला। आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा रिपरकशंस, है ना, रिपरकशंस। इसका हमको क्या चाहिए, इसका सिनोनिम चाहिए। तो रिपरकशन का मतलब होता है रिएक्शन या आउटकम। क्या होता है, कोई रिएक्शन या फिर किसी का कुछ आउटकम, कोई रिजल्ट, है ना, आउटकम या फिर उसका रिजल्ट, है ना। तो रिजल्ट, रिएक्शन, आउटकम, ये आपका सिनोनिम हो गया यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है। रिमाइंडर करना मतलब वापस से याद दिलाना। रिकलेक्शन मतलब टू रिकलेक्शन मतलब टू गेट टू नो द मेमोरी, है ना, कुछ पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा करना, उसको रिकलेक्शन बोलते हैं। समथिंग दैट यू रिमेंबर, है ना, रिकलेक्शन मतलब रिमेंबर अगेन,
रिमेंबर अगेन, फिर से कोई चीज याद रख लेना, वो रीअरेंज करना है ना, तो रीअरेंज मतलब उसको फिर से अरेंज करना, तो रिएक्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पर एरर का हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें एरर हमको ढूंढना है। देखो क्या लिखा है, शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर, है ना, तो शी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डियल, है ना, वो एक इस अच्छे व्यवहार के इस मैनर में बिहेव करती है कि सब लोग उसको एडमायर करते हैं। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इन अ सच, तो ये अ इसके साथ नहीं आता है ना, तो ये अ रॉन्ग हो गया। सच अ कॉर्डियल मैनर, इस तरीके से दैट एवरीवन, ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, तो ये बराबर है। बस ये अ का प्रॉब्लम है, यहाँ पे अ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये अ रॉन्ग है यहाँ पे हमारा, ये वाला अ नहीं, ये वाला अ, मतलब सच में प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम है, तो ये हमारा सी वाले में एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे इसका मीनिंग आपको देखना है इडियम का, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, है ना, मरता हुआ डक, किसमें, एक थंडर स्टॉप में, तो कोई ना कोई नेगेटिव सेंस की बात हो रही है दोस्तों, थंडर स्टॉर्म, तूफान आ रहा है ना, और वो डक ऐसा लग रहा है, हालत ऐसी हो रही है जैसे कि बहुत ज्यादा मरा हुआ डक, है ना। थंडर स्टॉप में जब तूफान में फंसा हुआ डक, वो कैसा रहेगा, बिल्कुल एकदम नेगेटिव सेंस में कोई ना कोई आना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्फिडेंट तो पॉजिटिव, आत्मविश्वास होना, डेयरिंग एक हिम्मत का काम होना, है ना, ये पॉजिटिव सेंस। एक कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक, अब थंडर तूफान आया हुआ है तो उसमें कोई सिचुएशन हमारी आरामदायक तो होगी नहीं, ठीक है ना, आरामदायक तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है, डिजेक्टेड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डिजेक्टेड मतलब लूज, जो हारा हुआ एकदम, है ना, जो हार स्वीकार की हुई, एकदम थका हुआ, हारा हुआ, बहुत ही गंभीर हालत में, जिसकी बहुत ही खराब हालत है ना, उस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे, है ना, डिजेक्टेड एकदम। चलिए, तो ये आपका डिजेक्टेड जो है बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आप देखो 24 वाला, यहाँ पर स्पेलिंग की प्रॉब्लम है। ओके, तो स्पेलिंग इसकी भी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है हमारा, करेक्टली स्पेलिंग में ये जो स्पेलिंग है सॉवेरनिटी, सॉवेरनिटी की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो ये रॉन्ग स्पेलिंग्स हम लोग देख लेते हैं। ग्रीवियंस की स्पेलिंग रॉन्ग है, GR, ठीक है, IE होगा, ग्रेवेंस, ठीक है, GRIEVANCE, ग्रेवेंस, ठीक है। और रेनेसे की स्पेलिंग RENESSANCE, रेनेसेंस, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपकी रेनेसेंस की NAI, अच्छा ये आई ही है ना, तो NAISSA, रेनेसेंस की स्पेलिंग हो गई हमारी इटिनेरी, तो इटिनेरी में आपका यहाँ पे ई आ जाएगा, ITINERARY, ठीक है, ये रॉन्ग है। सोवेर्निटी की स्पेलिंग हमारी सही है। तो सोवेर्निटी का जो मीनिंग है, मतलब आज़ादी से रिलेटेड है, ठीक है, पावर ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल ओन्स, है ना, सेल्फ कंट्रोल आप बोल सकते हो। सोवेर्निटी मतलब पावर टू कंट्रोल वंस कंट्री, अपने देश को दूसरे दुश्मनों से, दूसरे विरोधी ताकतों से बचा के रखना, खुद में अपने सेल्फ कंट्रोल होना, अपनी कंट्री को जो है खुद से उसकी रक्षा करना, वो सोवेरेन होती है। मतलब ऐसा देश, सोवेरेन कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जो किसी दूसरे देश की गुलाम नहीं होती है, वो स्वयं अपने देश पे रूल करती है, ठीक है। जैसे इंडिया इज अ सोवेरेन कंट्री। और रेनेसा का मतलब होता है एक बहुत लार्ज चेंज, कोई बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या रीबिल्ड या रीबर्थ, है ना, ये रेनेसा के उसमें आ गया। ग्रीवियंस का मतलब होता है कोई कोई कंप्लेंट्स, ठीक है, मेलाइस, कंप्लेन या मेलाइस, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से
तो ये आपका सेंस हो गया। इटिनरी का मतलब होता है अ डिटेल्ड प्लान और रूट ऑफ अ ट्रिप, ठीक है, एक प्लान है ना, प्लान, डिटेल प्लान और रूट ऑफ अ ट्रिप, किसी ट्रिप का एक रूट, ठीक है, ट्रिप का रूट या प्लान पूरा, ठीक है, एक डिटेल प्लान और रूट ऑफ अ ट्रिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका पैसिव वॉइस हमको करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, भाई तुम इतना पैसा क्यों स्पेंड करते हो, ठीक है, ये आपका पैसिव में है। देखो वाई आ गया, चलिए देखते हैं, ये आपका यहाँ पर एक्टिव है, ये हमारा जो है पैसिव है, कुछ चीजें हमको याद रखना है, ठीक है। एक्टिव में यहाँ पे जैसे वाई से शुरू हो रहा है ना, वाई डू से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इधर भी शुरुआत वाई से ही होगी, ठीक है, वाई से ही होगी, और ठीक है ना, वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, एक तो वाई से है दोस्तों, इधर डू आया तो इधर आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा, इधर जो हेल्पिंग होगा वो आपका इज एम आर में से कुछ होगा, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर में से, तो जाहिर सी बात है इधर वाई डू आया है ना, तो वाई डू, तो वाई इज किसकी बात हो रही, मनी की, है ना, तो मनी के लिए इज आएगा, तो बिल्कुल वाई और इज की कॉम्बिनेशन आ जाएगी। तो वाई हैज आपका रॉन्ग है ना, वाई वॉज आपका रॉन्ग, अगर यहाँ पे डिड होता, यहाँ पे डिड होता, ठीक है ना, अगर इधर हमारा डिड होता तो हम लोग इधर पास्ट टेंस में चलने देते, इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट, इधर प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट है तो इधर प्रेजेंट, तो इधर भी प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक। तो वाई इज, यहाँ पे भी इज, चलिए तो लास्ट फर्स्ट टू तो आपके क्रॉस आउट हो गए, ठीक है। अब इधर इज वाई इज सो मच मनी, ठीक है, वाई डू सो मच मनी, इधर क्या है देखो, वाई इज सो मच मनी स्पेंड बाय यू, है ना, सो मच मनी स्पेंड बाय यू, वाई सो मच मनी बीइंग स्पेंड, देखो बीइंग तो नहीं आएगा, बीइंग कब आता है, जब हमारा आईएनजी हो, वर्ब के साथ आईएनजी हो, या फिर जब कंटिन्यूस, बीइंग केवल आपका कंटिन्यूस टेंस का पैसिव करते था समय आता है, जब हम कंटिन्यूस टेंस का, एक्टिव में कंटिन्यूस टेंस है और उसका पैसिव जब हम करते हैं तो बीइंग लगाते हैं, मतलब डी वाला हमारा क्रॉस आउट, सी वाला हमारा राइट। देखो वाई इज सो मच मनी स्पेंड, ये वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म है, और आपको पता ही है कि भाई पैसिव में हमेशा मेन वर्ब जो है वो हमेशा हमारा थर्ड फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया वाई इज सो मच मनी स्पेंड बाय यू, सी वाला जो है दोस्तों हमारा सही हो गया, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर, इसके 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए मिलते हैं फिर से नए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में।